ओके। तो यही यहाँ पर काम एक तरह से दीदी ने ज्ञानेश कुमार जी का पोपट कर दिया यहाँ पे पूरी प्लानिंग का। आप बोल दीजिए, क्योंकि गणेश जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं बोलने वाली थी ये बात कि वो आपके अच्छे मित्र हैं, इसलिए मित्र मैंने वो मतलब बोला नहीं। मैं बहुत मैंने पुरानी उनसे जान पहचान है और मैं उनके बारे में कोई पोपट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो हाँ, बहुत होशियार हैं लेकिन उनकी और प्लानिंग खराब कर दी। उनकी प्लानिंग नहीं है जो भी कुछ है। अब उनकी प्लानिंग तो बस इतनी है कि देश की मतदाता सूचियां शुद्ध हों और उससे किसका लाभ होता है, किसका। शुद्धिकरण का प्रोसेस खराब कर दिया दीदी ने। वो शुद्धिकरण जो जिस मायने में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हालांकि शुद्धिकरण तो हुआ ही है। सर ये बड़ा दिलचस्प है, बंगाल में जो आप जिक्र कर रहे हैं एसआईआर का, ये अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। तो वहां के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट का भी कुछ इंतजार कर रहे हैं, कह रहे कि सोच रहे हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि चीजों पे रोक लगा दी जाए। एसआईआर हुआ नहीं है, एसआईआर नहीं हुआ तो क्या होगा इसमें परिस्थिति में। तो ये एक तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये एसआईआर वाला खेल बंगाल में कैसे हो गया है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने वो गलती नहीं की जो कांग्रेस या आरजेडी ने बिहार में की थी। उन्होंने एसआईआर को ही बड़ा सबसे मुद्दा बना दिया और अपने वोटों को कटने से बचाने की बजाय उसको मुद्दा बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। ममता बनर्जी ने इसको भले ही सेंटर का एक ऐसा अस्त्र बताया कि जो हमारे वोटों को काटने पर आवाज आए, लेकिन अपने वोट कटने भी नहीं दिए और इस वजह से जो पूरा गेम प्लान थे वो सफल नहीं हो पाए। एक तो ये कि माहौल खराब हुआ और खराब ये कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारे वोटरों को काट के और जीत हासिल करना चाहती है। तो एक तरह से आपके अपोनेंट को कमजोर स्थिति में दिखाया ममता बनर्जी ने कि ये ज्यों त्यों करके जीतना चाहते हैं, हमारे वोटरों पर गाज डाल के। दूसरी ओर अपने वोट घटने नहीं दिए। आपने शायद वो देखा भी होगा, ममता बनर्जी ने तो पिछले जब एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ था उससे 8 महीने पहले एक ऐप लॉन्च कर दी थी, उसका नाम था दीदीर दूत। दीदी के दूत। तो दीदी के दूत नाम से वो ऐप थी जिसमें उन्होंने लगभग 68-70 हजार कैंप लगाए। उन कैंपों में वो सारे दस्तावेज उनको सहज उपलब्ध कराए जो इलेक्शन कमीशन मांग सकता था। और जिस किसी भी वोटर को परेशानी हुई, तृणमूल के लोगों ने उनका हाथ थाम लिया, उनको फॉर्म भरवाने में मदद की और एक पूरी प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। तो ममता बनर्जी ने दुधारी तलवार एसआईआर के जरिए चलाई और इस वजह से बीजेपी को जो संभावित लाभ थे वो नहीं हो पाने की स्थिति है। ओके। तो यहाँ पर एक तरह से दीदी ने ज्ञानेश कुमार जी का पोपट कर दिया यहाँ पे पूरी प्लानिंग का। आप बोल दीजिए, क्योंकि गणेश जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं बोलने वाली थी ये बात कि वो आपके अच्छे मित्र हैं, इसलिए मित्र मैंने मतलब वो बोला नहीं। मैं बहुत पुरानी उनसे जान पहचान है और मैं उनके बारे में कोई पोपट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग खराब कर दी। उनकी प्लानिंग नहीं है जो भी कुछ है। अब उनकी प्लानिंग तो बस इतनी है कि देश की मतदाता सूचियां शुद्ध हों और उससे किसका लाभ होता है, किसका। शुद्धिकरण का प्रोसेस खराब कर दिया दीदी ने। वो शुद्धिकरण जो जिस मायने में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हालांकि शुद्धिकरण तो हुआ ही है। शुद्धिकरण दरअसल ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को विलन साबित होने के बावजूद वो बीड़ा उठाया कि चलिए इस देश की मतदाता सूची को शुद्ध करते हैं। भले ही उसमें किसी के वोटर जा रहे हैं, किसी के आ रहे हैं, लेकिन इतना तो हुआ ही है कि जितने तो विलन तो बन ही गए शुद्धिकरण में वो। लेकिन विलन बनने के लिए उस व्यक्ति ने ठाना। बहुत लोग हैं जो चुपचाप अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद निकल लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है और मैं रिस्पेक्ट करती इस बात की क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। दोस्त तो कोई नहीं होता, लेकिन जान पहचान अगर आमने सामने मिलना जुलना हो तो हम लोग हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ आप बिल्कुल मत कीजिए मुकेश जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि कुल मिलाकर के ये एसआईआर का जो जादू बिहार में चला था वो बंगाल में तो नहीं चल पाएगा, ये बात तो बिल्कुल तय हो रही है। वो एसआईआर का ही जादू नहीं था, उसमें आपने खुद जानते होंगे कि आरजेडी के खुद कम जो लोग एमएलए बनने के बाद कमाई करने की सोचते हैं वो पहले ही कमाई, जीत से पहले अगर कमाई करने बैठ जाएं तो क्या होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। जीत की पूरी संभावनाओं के बावजूद वहां पर कांग्रेस के, आरजेडी के खुद जो उम्मीदवार थे वो किस ढंग से चुने गए, किस क्या क्या नाम, जयचंद वगैरह नाम आपने ही सुनाए थे मुझे, जो बिहार में सुनाई दे रहे थे हाँ, कि वो आरजेडी की खुद की कमियां थी, उसमें कोई दो राय आरजेडी नहीं की है। कमियां थी, कांग्रेस जब की आपको कमियां सामने थी, लड़ना है, पता लगा कि इसके आप अंदर की बावजूद फिर दीमक और फिर दिल्ली से उस पर एसआईआर हो गया, उस पर सारी रणनीति गड़बड़ा गई विपक्ष की। तो ये सब मिला जुला एक नतीजा था जो बिहार में दिखाई दिया। एसआईआर उसमें एक बहुत बड़ा कारण भी था। एसआईआर पर ही अगर पूरा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस लड़ने बैठ गई और अपने प्रतिद्वंदियों पर उन्होंने धार ही बंद कर दी, नीतीश कुमार पर वार करने के बजाय आप ज्ञानेश कुमार पर वार करने बैठ जाएंगे, तो चुनाव आपका ज्ञानेश कुमार से नहीं था ना। तो गलतियां आपकी थी। यहाँ पर ममता बनर्जी ने वो गलतियां नहीं की हैं, मैं ये बता रहा था आपको। या फिर तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने वो गलतियां नहीं की हैं। एमके स्टालिन ने बूथ एजेंट छोड़े अपने वहां पर, और पार्टी के अपने जितने भी कार्यकर्ता थे वो घर घर गए, और उन लोगों ने तमिलनाडु में एसआईआर का कोई असर अपनी पार्टी के वोटर्स पर नहीं आने दिया। एक मैं आई एम कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इस देश में अब चर्चा होने लगी है, चाहे कॉर्पोरेट जगत की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, विपक्ष की बात करें, सत्ता की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कहीं भी बात कर लें, कि अब सिर्फ एक या दो ही लोग हैं। पिछले कई सालों से चर्चा है कि यही लोग पूरा देश चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरे देश को सिर्फ एक या दो लोग चला रहे हैं, और आजकल तो चर्चा सीधा है कि एक ही व्यक्ति चला रहा है, क्योंकि पहले व्यक्ति जो हैं वो एक अलग सिस्टम में बिजी हैं और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो सिस्टम चलाने में बिजी हैं। तो ये दो चीजें चल रही हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको क्या लगता है कि जो बाकी मंत्री हैं, बाकी सब लोग हैं, एक वक्त हुआ करता था मीडिया पे रिपोर्ट कार्ड बना करता था कि देखिए इस मंत्री ने इतना काम किया, इसका ये है, लेकिन इस बार वो परिस्थितियां उस तरह की नहीं दिख रही। आप किस मंत्री का मेरा सवाल आपसे भी मुकेश, किस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड आप उठाएंगे और उसको नंबर देने की सोच पाएंगे? मुझे लगता है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड इस समय उस ढंग से नहीं लेना चाहिए जिस ढंग से पुरानी रेजीम में हुआ करता था। इसमें किसी से ये छिपा हुआ फैक्ट नहीं है कि ये सरकार पीएमओ ड्रिवन है, और पीएमओ ड्रिवन में नरेंद्र मोदी अपनी सिर्फ कामयाबी का सिला ही अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। अगर कोई कमी भी है तो उसका भी ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार है। वो व्यक्ति अपने आप में एक ऐसी फिगर है कि अगर जीत रहे तो मेरी वजह से, और हार है तो मेरी वजह से है। तो ऐसे में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मायने नहीं रखते हैं। वो कल बदल देंगे, और या फिर कल जो बजट आपके सामने पेश होने वाला है वो भी तो पीएमओ ड्रिवन होगा। उसमें पीएमओ ने, जैसे कि पीएम ने ये बजट सत्र की शुरुआत में ही जो ऐलान किया है, अगर आपने उसको गौर से सुन लिया हो, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस बढ़ चली है। तो वो अगर सब कुछ एक 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 जगह से डिसाइड होता है तो उसमें आप रिपोर्ट कार्ड इंडिविजुअल के मत मांगिए। उसमें रिपोर्ट कार्ड की परवाह नहीं है उस व्यक्ति को जो देश का नेतृत्व कर रहा है। उसको उसने अपने मंत्रियों के प्रदर्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। ठीक है, सारा काम वो अकेले करेंगे। अकेले मीन्स पीएमओ एक पीएमओ ही नहीं है, उसमें 100 लोगों की टीम रही होगी जो हर चीज पर निगाह रखती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।